हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल में। और आशा करती हूँ मैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो आपको दिख चुका होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है लोक सेवाएं। तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा है 3 सूचियां पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें कि एक सेंटर की थी, एक स्टेट की और एक कंकरेंट लिस्ट थी। तो उसमें कंकरेंट लिस्ट में एक और आपको इंपॉर्टेंट जो विषय है, सब्जेक्ट है, जो मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था, बट वो आपको ऐड करना है लेबर लॉज। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लेबर लॉज हैं, जो श्रम से रिलेटेड कानून हैं, वो हमारे कंकरेंट सूची में आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में आते हैं। तो कृपया करके ये वहां पे लिख लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछा जाए तो ये ना सोचेगा ये कहां से आ गया, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है और ये आपका स्टैटिक, जो आपकी स्टैटिक पॉलिटी है उसका भी ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब कोविड-19 की वजह से ये लेबर लॉज काफी न्यूज में थे कि इनको काफी सारे जो स्टेट हैं वो इनको डाइल्यूट कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, ताकि क्योंकि जो कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां थी वो बंद हुई हैं, तो वो वापस से पटरी पे आ सके। तो इसीलिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि लेबर लॉज है वो कौन सी लिस्ट में आता है, या लेबर लॉज पे, श्रम से रिलेटेड जो कानून है उन पे कौन कानून बना सकता है। तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। आपने देखा होगा केंद्र भी हमारी कानून बना देती है, और जो अलग अलग राज्य हैं वो भी अपने यहाँ पे लेबर से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। आपने न्यूज में यूपी का पढ़ा होगा कि यूपी ने लेबर लॉज में ये रियायत दी, ये दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, प्लीज लिख लीजिएगा, और बार बार मैं बोल रही हूँ इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, आ सकता है, ये नहीं कि एग्जाम में आएगा ही, मैं ये बोल रही हूँ, बट एग्जाम में आ जाए तो ये नहीं होना है कि कहाँ से आ गया। तो चलिएगा, करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है लोक सेवाएं, जिसमें कि हम पब्लिक सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो लोक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज जो कि जनता से रिलेटेड होती है, वो उसके बारे में, वो कहाँ पे आती हैं, किस आर्टिकल में आती हैं, और वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, और जो उसमें मेन टॉपिक है जो आपके यूपीएसआई के सिलेबस में भी दिया गया है वो है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये सब हम एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये लोक सेवाएं हैं, ये आती हैं हमारी आर्टिकल 308 से 314। ठीक है, जो कि आती है हमारी पार्ट 14 में। ठीक है, तो अब आपको सॉरी, अब आपको ये याद रख लेना है कि 308 से 314 और ये पार्ट 14 है, और इसमें आती है हमारी लोक सेवाएं। ठीक है, तो देखिए, आप इतना भी याद करके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, और प्रूफ है आपके सामने। मेरे को कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था कि बीईओ का एक एग्जाम हुआ है अभी, तो फिर मैंने अब वो क्वेश्चन पेपर उठा के देखा, तो वो बोल रहे थे कि हमारे पॉलिटी के लेक्चर से उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, किसी को 4-5 क्वेश्चंस मिले, किसी को कुछ, और बाकी देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं पंचायत राज से। ठीक है, वो मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन किस टाइप के थे। एक तो ये था कि उसमें मैच था। ठीक है, मैच करने के लिए था, एक इधर साइड मैच करने के लिए, एक इधर साइड मैच करने के लिए। तो अगर उसमें से आपको इन 4 में से अगर एक मैच पता था, कि मैंने आपको बहुत बताया था, आर्टिकल 50 मैंने आपको कैसे करके याद कराया था जब डीपीएसपी पढ़ाया था, 50-50 करके आप इसको याद रखिएगा कि इसमें क्या है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है उनको अलग करने का प्रयास सॉरी स्टेट को करना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने आपको, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से वहां पे याद कराया था। अगर आपको वो भी पॉइंट याद था तो वो भी आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाना था। तो ये इसी प्रकार से देखिए, हम एलिमिनेशन मेथड करके भी, और अब जो चीजें हमने जितनी पढ़ी उन्हें भी बहुत अच्छे से करके क्वेश्चंस बहुत सही कर सकते हैं। और एक और मैच फॉलोइंग था, मैच जिनमें एक दूसरे की साइड को मैच करना था। तो उसमें क्या था कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, कुछ इस टाइप के मैच करने के लिए थे, वो भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। और एक और क्वेश्चन था, ठीक है, वो तो मतलब मैंने तो बहुत ही आपको एकदम स्पेशल उस पर जोर देके पढ़ाया था कि हमारी जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसको उत्तरदायी होती है। तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा को उत्तरदायी होती है, और उसमें सेलेक्ट करना था कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, मैंने आपको जब वहां पे पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि यहाँ पे सर्कल मार्क कर लीजिएगा, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार होती है, ना कि राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार के जो ये वाले जो ऐसे
कंफ्यूज करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आपके की एग्जाम में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि 1 पहला सही है दूसरा सही है, ठीक है, तो वो इसी वाले टॉपिक को आते हैं कि उनमें ये वाले आप मेन शब्द देखिएगा कि इनमें तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो अब चलिएगा आज अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और लोक सेवाएं देखते हैं। तो देखिए लोक सेवाएं हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की हैं। एक तो आती है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, और नेक्स्ट आती है हमारी केंद्र की सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, और उससे आगे हमारी राज्य की सेवाएं जिन्हें बोला जाएगा स्टेट सर्विसेज। अब ये सारी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अखिल भारतीय सेवाएं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये जो केंद्रीय सेवाएं हैं और राज्य सेवाएं हैं इनका भी एक हल्का सा आइडिया लेंगे। तो पहले तो अभी ये देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड जो हमारी लोक सेवाएं हैं इनसे रिलेटेड हमारे संविधान में आर्टिकल क्या है। तो देखिए आर्टिकल 309 बात करता है जो हमारे संघ, ठीक है, और जो राज्य, ठीक है, जो यूनियन एंड स्टेट में जो सेवारत व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा से रिलेटेड जो शर्तें बनानी है वो बात करता है हमारा आर्टिकल 309, ठीक है। तो आर्टिकल 309 किस बारे में बात करता है? संघ अथवा राज्य में सेवारत व्यक्तियों की नियुक्ति अथवा सेवा और शर्तें, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 310 हमारे में बात करता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए बताऊंगी कि कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो तो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी ये भी याद रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो तो जरूरी आपको याद रखना है। सॉरी, आर्टिकल 310 हमारा बात करता है सेवा अवधि के बारे में, जो यहाँ पे जो व्यक्ति चुने गए हैं कि उनका टेन्योर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी जैसे आप पढ़ोगे लेक्चर में तो आपको भी ये पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। तो जो केंद्र में व्यक्ति जो चुने जाते हैं, ठीक है, जो केंद्र की सर्विस होती है तो उनमें जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, ठीक है, और जो राज्य है वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, ठीक है। अब ये 310 में ये बात तो कह दी, बट इसका मतलब तो ये हुआ कि अब राष्ट्रपति मतलब कि यहाँ पे हो गई हमारी केंद्र सरकार, वो जिसको चाहे क्या उस व्यक्ति को ऐसे ही हटा सकती है। तो देखिए ऐसे नहीं हटा सकती है, उसे हटाने का भी एक तरीका है। तो ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, और प्लेजर ऑफ गवर्नर है, तो इस पे प्रतिबंध लगाता है हमारा आर्टिकल 311, ठीक है। और जो ये केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं, ठीक है, तो इनको ये देता है इनके टेन्योर की, कि ये जिस पद पे हैं उस पद पे ये बने रहें, ऐसे ही बिना मर्जी के इनको ना हटा दिया जाए। तो उसकी सुरक्षा ये आर्टिकल 311 में ये लिखा हुआ है कि प्रसाद पर्यंत जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रीन है, जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की, ठीक है, इस पे ये प्रतिबंध लगाता है 2 तरीके से। पहला प्रतिबंध होता है हमारा कि देखिए किसी लोक सेवक को, ठीक है, जिस अधिकारी ने मतलब जिस व्यक्ति ने उसे चुन दिया, ठीक है, जिस व्यक्ति ने उसे उसकी जॉब दी है उससे नीचे वाला अधिकारी उसको कोई नहीं हटा सकता है। तो अब एग्जाम्पल के लिए आप समझेंगे कि जो IAS IPS ये होते हैं, ठीक है, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, तो ये जो होते हैं इनको राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति देते हैं, ठीक है। तो अब इनको राष्ट्रपति जी से नीचे और कोई नहीं हटा सकता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास में अधिकार नहीं है कि इनको इनके पद से हटा दिया जाए, ठीक है। तो आ गया हुआ आपको ये समझ। और जो नेक्स्ट है, अब इसका जो बी पार्ट है वो हमारा बात करता है कि देखिए अब हटाने का मैंने आपको बोला तो वो हटेंगे कैसे फिर। तो ये बात करता है कि किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त अथवा हटाया जाएगा कि जब उसमें जांच में वो दोषी पाए जाते हैं और उनके आरोप जो उन पे लगे हुए हैं, ठीक है, उन पे कोई करप्शन का आरोप लग गया या किसी भी चीज का अगर उन पे कोई आरोप लगता है तो उनको अगर उनके पद से हटाना है तो उसके लिए एक जांच बिठाई जाएगी, और वो जांच में जब आरोपी पाए जाते हैं तो उनको पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए मूल तौर से तब ओरिजिनल टाइम पे तो इनको 2 मौके मिलते थे। एक पब्लिक सर्वेंट पे मानिए कोई करप्शन या किसी चीज का चार्ज लग गया, ठीक है, और आरोप लग गया और उनको उनके पद से हटाना है, तो पहले क्या होता था कि उनको 2 मौके मिलते थे। पहला मौका होता था जांच के समय, ठीक है, अगर उन पे जांच बिठाई जा रही है, एक मौका तो उनको तभी दे दिया कि आप अपनी सफाई पेश करिएगा, और दूसरा मौका उनको दे दिया दंड के समय, मतलब कि जांच के बाद में भी उन पे अगर दंड लग जाता है, ठीक है, किसी तरह का आरोप उन पे सिद्ध हो जाता है तो फिर भी उनको एक और मौका मिलता था। और देखिए ये मौके क्यों मिलते हैं कि जो ईमानदार पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अपना काम कर सकें आसानी से और उन पे फालतू के कोई आरोप ना लगे। पर क्या होता है कि 42वां जो संविधान संशोधन है, अब आपको क्वेश्चन या मार्क यहाँ पे ये लगा हुआ है कि कौन से सन में आया था, ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, और देखिए ऐसे आपको सन ये भूलने नहीं है। तो ये 42वां संविधान संशोधन है, ये बात करता है
कि जो हमारे दूसरे मौके को समाप्त कर दिया गया। जो ये दूसरा जो दंड के समय पे जो मौका दिया जाता है कि इसके बाद में रिजल्ट आ गया, इनको दंड मिल गया, तो ये वाला मौका समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जांच के दौरान, ठीक है, साक्ष्य के आधार पर कोई भी प्रूफ ऐसे हैं कि उस व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया जाता है, तो उसके बाद में उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब ये एक ही मौका है, ठीक है। तो आ गया होगा आपको ये समझ। अब आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं। और देखिए, ये आपको मैं कई बार बता चुकी हूं, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप देखिए, एक तो 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है हमारा, उसे भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इसे भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो अब आप एग्जाम में आपके आ गया, पहली बात तो ऐसा ऑप्शन आपको आएगा ही नहीं कंफ्यूजन करने वाला। अगर आता भी है तो आपके प्रश्न ही साफ क्लियर लिखा रहेगा और आप सीधा आंसर जाके पकड़ लोगे, ठीक है। तो देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने कितना मैंने आपको अब तक मैं पढ़ा चुकी हूं, तो आपने देखा होगा कि 42वें संविधान संशोधन से कितनी फेरबदल हमारे संविधान में की गई हैं। कभी प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो 42वां संविधान संशोधन ही आप अपने आप में काफी बड़ा, मतलब उसने संविधान को मूल रूप से चेंज करने की कोशिश करी थी। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि छोटा कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो, ठीक है। मिनी मतलब छोटा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना कि अब हम अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके बारे में हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको मैं आपको इसके नाम से ही बता दूं, अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब है कि ये कॉमन होती हैं केंद्र और राज्य दोनों के लिए। मतलब कि इनमें क्या है कि जो यहाँ पे जो व्यक्ति, ठीक है, जो नौकरशाह, जो इसमें जाएगा, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, उनको चुनेगी, ठीक है। मतलब उनका जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, और उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो तो हमारी केंद्र कराएगी, और जो काम वो जाके अंडर करेंगे वो करेंगे राज्यों के अंडर, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ कि इनको चुनती है, इनको एग्जाम जो कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, और जो इनकी ट्रेनिंग कराएंगे वो हमारी केंद्र कराएगी, और जो ये काम करेंगे वो हमारे राज्य सरकार के अंडर में जाके करेंगे। और ये क्यों बनाई गई है, तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं हमारे भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, कि पूरा भारत एकजुट रहे, ठीक है, और लोगों में ये ना आए कि मतलब सबसे लोगों के मन में एक ही भावना रहे कि हम भारतीय हैं। उसके बाद में ये बाकी की चीजें हैं कि हम यूपी से आते हैं, हम हरियाणा से आते हैं, हम केरला कर्नाटका से आते हैं। तो आपने यही देखा होगा कि कहीं पे जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, डीएम वगैरह हैं किसी राज्य में, तो वो पूरे भारत के किसी भी कोने से हो सकते हैं। और वो इसीलिए है ताकि हमारे जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्र है वो एक जगह पे जुड़ा रहे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो वर्तमान में 3 तरह की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ओरिजिनल जो मूल तौर से थी 2 तरह की, बट अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे हैं 3 तरह की, ठीक है। तो एक तो पहली है आईएएस, ठीक है, आईएएस, जिन्हें कहा जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट है आईपीएस, इनको कहा जाता है भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विसेज। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है, जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट है, वन है, यहाँ पे एफ का मतलब फॉरेन, विदेश सेवा नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आईएफएस का मतलब, बोलिएगा मेरे साथ में, क्या है, भारतीय वन सेवा, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और जो हमारा मैंने आपको फॉरेन सर्विसेज, जो भारतीय विदेश सेवा बताया है, वो हमारा यहाँ पे आता है। अभी जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे बताऊंगी कि वो केंद्र की सेवा के अंदर हमारा आता है, ठीक है। तो 1966 में क्या था कि इस भारतीय वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा का रूप दे दिया गया, ठीक है। तो ये 1966 से जुड़ी है, ये मूल तौर से हमारे संविधान में नहीं थी। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि जो पूरे भारत में, ठीक है, जिनका एक कॉमन एग्जाम होता है और उसके थ्रू वो पूरे भारत में उनकी कहीं भी कैडर के हिसाब से पोस्टिंग हो सकती है। और देखिए, समय समय पे बात चलती रहती है कि ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज बननी चाहिए, ठीक है। जैसे एक ही कैडर उनका वो बन जाएगा, एग्जाम होगा और वो उसके हिसाब से वो कैडर उनको अलोकेट किया जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे सर्विसेज की अभी बात चल रही है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की भी बात चली थी, बट अभी वो बन नहीं पाई है। और जैसे ही आप बनेंगी तो आपको तो पता चल जाएगा, और बनेंगी तो इन पे काफी सारे करंट अफेयर में रोज आया करेगा, रोज न्यूज़पेपर में आएगा, टीवी में आएगा, तो आपको ये बहुत आराम से पता चल जाएगा, ठीक है।
और आपके लिए मैं एक और बात बताऊं कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो 1976 में हुआ था, तो उसने क्या किया था कि जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं हैं, ठीक है, जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हैं, उनका उन्हें उपबंध किया था कि मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हमारे यहाँ पे बननी चाहिए। बट अब तक कोई ऐसी विधि तैयार नहीं की गई है और इनको अभी मान्यता भी नहीं मिली है। बट आप कहोगे कि अभी वर्तमान में 3 है, ठीक है, और आगे जैसे ही फ्यूचर में होगा तो आप करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करिएगा। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमने अब ऑल इंडिया सर्विसेज पढ़ ली, तो इनके लिए का कोई नियम कानून है क्या, मतलब ये किससे इनको तय करा जाएगा कि भाई ये अब क्या कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। तो इनके लिए है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951, ठीक है। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, जो केंद्र है वो राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय जो उनके सेवाओं के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी भर्ती और सेवा शर्तें और नियम इसमें बना सकती है इस वाले कानून के अंदर, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर ही आ रहा होगा कि भाई इनको वेतन और पेंशन कौन देगा, ठीक है। तो देखिए वेतन और पेंशन में इनके पूरे भारत में रहेगी समानता, और इनको वेतन और पेंशन इनको मिलता है जिस राज्य के अंदर, जिस स्टेट के अंदर वो काम करेंगे तो इनको वेतन और पेंशन वहां से मिलेगा, ठीक है। और अब इसके बाद में अब आपके माइंड में फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि इन पे नियंत्रण कौन करता है, ठीक है, इनको कंट्रोल कौन करता है। तो देखिए इन पे इमीडिएट नियंत्रण होता है राज्य सरकार का, ठीक है, और जो इन पे लास्ट में जाके जो फाइनल नियंत्रण होगा, ठीक है, इमीडिएट नियंत्रण का मतलब है तात्कालिक नियंत्रण, मतलब कि तुरंत कोई कार्यवाही करना, कि जैसे कोई गलती कर देते हैं तो उनका ट्रांसफर वगैरह कर देना, तो ये तो हो जाता है आपका इमीडिएट नियंत्रण, तात्कालिक नियंत्रण, ठीक है। तो वो मिलता है हमारा राज्य सरकार को, पर इनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करनी हो, ठीक है, कोई भी किसी भी आरोप के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करनी हो तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल केंद्र सरकार का है। तो आप इसे कैसे समझ सकते हो कि जो एकदम तुरंत का नियंत्रण हो गया वो तो हमारे राज्य को मिल जाएगा, ठीक है, राज्य को, और जो हमारा उन पे फाइनल डिसीजन, ठीक है, कि उनको हटाना है उनके पद से या उन पे कोई आरोप लगाना है, वो नियंत्रण हमारा चला जाता है केंद्र के पास में, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ। और देखिए क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं होती है उनके लिए उनके जो सेवक होते हैं उन पे इमीडिएट नियंत्रण, तात्कालिक नियंत्रण किसका होता है, राज्य सरकार, और जो फाइनल, ठीक है, जो उन पे कोई अनुशासनात्मक, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन उन पे कोई ले सकता है, कार्यवाही कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हमारे केंद्र। आ गया होगा आपको समझ, अब बहुत पढ़ लिया हमने। और अब ये देखते हैं इससे एक रिलेटेड एक और फैक्ट कि जो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसको कहा जाता है। भाई ये आंसर तो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी लेक्चर देख रहा है उसको तो ये आंसर पता ही होगा, ठीक है। तो आपको अब कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, और अब देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर देने में कंजूसी मत करिए, हमारी लास्ट वीडियोस चल रही हैं तो आप आंसर दीजिएगा। और देखिए अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो कृपया करके यहीं पे रोक के आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के ये जो जनक हैं इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संवैधानिक सभा में अखिल भारतीयों के ये बहुत ही सेवाओं के जो समर्थक रहे हैं, ठीक है, तो इनको इसीलिए हमारे अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कहा जाएगा। और अब आपको ये बताना है कि सिविल सर्विसेज दिवस कब मनाया जाता है और वो किस दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और हाँ, यहाँ पे हमने एक चीज आपको मैं और बताऊं कि देखिए ये जो IAS है, अब आपके दिमाग में ICS भी तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो पहले ICS थे, भारतीय ICS, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ICS और IAS ये क्या है, ठीक है। तो देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये IAS का ही नाम था 1947 से पहले, और कुछ उस पोस्ट में कुछ परिवर्तन किए, लोकतांत्रिक रूप से बने रहे, क्योंकि पहले तो ICS को बहुत ज्यादा पावर दे दी जाती थी, अभी भी पावर है, बट वो भारत के हिसाब से बने, कुछ उनमें परिवर्तन करके उस नाम को चेंज कर दिया गया और बना दिया गया IAS, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जो ICS था उसकी जगह 1947 में ये हमारा बना दिया गया IAS। और इसी तरह ये जो IPS था 1947 से पहले, इनको कहा जाता था भारतीय पुलिस, ठीक है, IP, खाली इनका नाम था IP, बाद में इनको क्या कर दिया गया IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और ये देखते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ना कि आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा आर्टिकल आपको बिल्कुल ही याद रखना है इस वाले चैप्टर में से, तो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 312।
आर्टिकल 312 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 312 बोलता है कि राज्यसभा, ठीक है, हमारी जो राज्यसभा है वो प्रस्ताव पारित करके एक नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अब इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे कि कौन हमारे यहाँ पे प्रस्ताव पारित करके नवीन जो नई अखिल भारतीय सेवा है उनका सृजन कर सकता है? तो ऑप्शंस आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, राष्ट्रपति। तो आपको पता है यहाँ पे होगा हमारा राज्यसभा, ठीक है। जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसे ही आपको ये राज्यसभा सर्कल करके भाई याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए ना, गलत नहीं करना है वरना आपको पाप लग जाएगा, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल 312 के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इससे इसी वाले आर्टिकल से 2 क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं, और इनको आपको राज्यसभा की जगह लोकसभा लिख दिया जाए तो आपको कतई कंफ्यूज नहीं करना है। आर्टिकल 312 की जगह और कोई आर्टिकल लिख दिया जाए तो भी आपको कतई कंफ्यूज नहीं रखना है। और देखिए, अगर आप आर्टिकल 312 भी इसमें याद कर लेते हो ना, अखिल भारतीय सेवाओं में जो लोक सेवाएं हैं, और आप कोई सा भी आर्टिकल याद नहीं रखते हो, अगर फिर भी उनसे रिलेटेड कोई एग्जाम में अभूला बिस्टा क्वेश्चन आ जाए तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के उसको सही कर सकते हो। मान लीजिएगा ऐसे ऑप्शंस भी उसमें हो सकते हैं कि उसमें एक 311 आर्टिकल लिख दिया हो, 8 या 9 आर्टिकल लिख दिया हो, या फिर आपका कोई 100, 200, ठीक है, 75 इस टाइप के आर्टिकल लिख दिए हो। तो इतना आप कॉमन सेंस लगाओगे कि भाई हमने 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में पढ़ा है, तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसी के 1-2 आर्टिकल आसपास में होगा। इस प्रकार से भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और देखिए, जो मैं आपको ये एलिमिनेशन मेथड बोल रही हूँ, आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, पर आपको उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी आता है, फिर भी आप उस पर ये मेथड अप्लाई करके देखिएगा और देखिएगा कि क्या इस मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जैसा कि आप बीईओ का मैंने एग्जाम का जो अभी बताया उसमें भी आप देख चुके हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा यहीं पे ये वाला ऑल अखिल भारतीय सेवा का जो टॉपिक है ये खत्म होता है, पर इसके बाद में ये केंद्रीय सेवाएं और जो हमारी राज्य सेवाएं हैं इनके बारे में और हल्का सा देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय सेवा क्या होती है? ये सेंटर की सर्विसेज होती हैं, ये केंद्र की सेवा होती हैं, और इनमें क्या होता है कि केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आती हैं, ठीक है। तो इनमें आपको एक ये चीज याद रखनी है कि स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, ये क्या थी? केंद्रीय सेवाएं, इनको बोला जाता था प्रथम श्रेणी, ठीक है, द्वितीय श्रेणी और अधीनस्थ और निम्न श्रेणी, ठीक है। ये 4 तरह की थी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी मतलब क्लास 1, क्लास 2, और अधीनस्थ जिनको बोला जाएगा सबऑर्डिनेट, और निम्न श्रेणी, ये 4 में वर्णित मतलब इनको बांटा गया था। बस स्वतंत्रता के बाद में क्या किया गया कि ये जो मैंने आपको अधीनस्थ और निम्न श्रेणी की जो 2 सेवाएं बाद में बताई हैं, इनको हटा के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी बना दिया गया, मतलब कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 इनको दे दिया गया नाम। बट 1974 में क्या हुआ कि क्लास 1, क्लास 2 का भी जो ये जिस प्रकार का विभाजन था ये समाप्त करके इनको बना दिया गया ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है। यही आप देखते होंगे कि ग्रुप डी की जॉब निकली, ग्रुप सी की जॉब निकली, ए बी जो भी आप देखते हो। तो ये जो हमारा ये ग्रुप ए और ग्रुप बी ये जो लिया गया है, ये लिया गया है हमारा 1974 से। और आप इसे कैसे रिलेट करके याद रख सकते हो? ये 4 है यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी, ये भी 4 है जो हमारी सेवाएं हैं, ठीक है। तो इनका ये नाम बदल के 1974 में किया गया है, जो कि 4 में कुछ भी करिएगा आप ऐसे ही इनको याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, ठीक है, रेल कार्मिक सेवा इसी में आएगी अभी, और भारतीय अर्थशास्त्र सेवा, मतलब जिनके सामने भारतीय लगा हुआ है या केंद्र लगा हुआ है, और रेल, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाती हैं। आप एक हल्का सा आइडिया ये रख लेते हो। और इसमें हम देखते हैं कि जो इनमें जो सबसे ऊपर, ठीक है, जो केंद्रीय सेवाओं में जो सबसे ऊपर कौन सी सेवा मानी जाती है, जो कि वेतन से रिलेटेड भी, प्रतिष्ठा से भी और दर्जे से भी, वो मानी जाती है भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक। तो आ गया होगा आपको समझ, सॉरी, हाँ। तो अब ये भारतीय राज्य सेवाएं देख लेते कि भारतीय राज्य सेवाएं हैं क्या। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये केंद्र सरकार के अंदर आती हैं, यहाँ पे ऐसे ही हमारी केवल ये राज्य सरकारों के अंदर आती हैं।
और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, आप में से बहुत यूपी पुलिस की तैयारी करे होंगे, कुछ का नंबर भी यूपी पुलिस में आ गया होगा, अब जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुलिस सेवाएं हैं, ठीक है। यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, इस प्रकार से आप नाम लिखे देखोगे, वो हर राज्य के अंदर में आती हैं, तो वो हो जाती है हमारी राज्य सेवाएं, जिसमें कि वन सेवा भी हो जाती है, ठीक है, कृषि सेवा और आपकी मत्स्य सेवा, शिक्षा सेवा, सहकारी सेवा, ठीक है, और आपकी पंजीकरण सेवा। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो सेवाएं हमारी राज्य के अंदर में आती हैं। तो आपको आ गया होगा समझ, ठीक है। और आपने आपने एक और गैजेट ऑफिसर और नॉन गैजेट ऑफिसर के भी दो कहीं आपने देखे होंगे, तो आपको मैं हल्का सा बताऊं, गैजेट ऑफिसर को बोला जाता है राजपत्रित श्रेणी के सदस्य और नॉन गैजेट को बोला जाता है अराजपत्रित। हिंदी और इंग्लिश में मैंने इनके आपको नाम बताए हैं, तो ठीक है। तो ये जो राजपत्रित श्रेणी के जो सदस्य होते हैं, इनके जो नाम होते हैं, ठीक है, और इनकी नियुक्ति होगी या इनका कोई स्थानांतरण मतलब इनका ट्रांसफर होता है या इनका कोई पदोन्नति होती है, ठीक है, तो ये राजपत्र में, ठीक है, जो गैजेट ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित होते हैं। और बाकी जो अराजपत्रित बचे वो ऑफिशियल गैजेट में उनका ये सब कुछ प्रकाशित नहीं होता है। और हमारे यहाँ पे जो सामान्यतः, ठीक है, मैंने सामान्यतः बोला है, क्लास 1 मतलब कि जो समूह ए, ग्रुप ए और ग्रुप बी की ये जो सेवाएं हैं, ये राजपत्रित श्रेणी मतलब गैजेट जो श्रेणी है उसमें आती हैं, और जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी की सेवाएं अराजपत्रित श्रेणी में आती हैं। ये मैंने आपको बोला है सामान्यतः तौर पे, ठीक है। तो आपको आ गया होगा समझ। और जल्दी से आप बताइएगा कि ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये कौन से, जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हमारे संविधान में कौन से भाग में आती हैं और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आती हैं। और ये दो क्वेश्चंस के आपको आंसर जरूर देने हैं। तो देखिए 3-4 लोगों के नाम मेरे को याद आ रहे हैं, वो जो सारे आंसर्स देते हैं, बाकी आप भी बहुत सारे आंसर्स देते हो, बहुत सारे लोग, बट ये एकदम रेगुलर मतलब जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतने ही आंसर्स देते हैं। एक तो नाम है रोहित, एसके प्रजापति, भारती जी, ये कई हैं, और भी कई नाम हैं जो आंसर्स देते हैं, बट ये एकदम से स्टार्टिंग से और आज तक, मतलब कि शायद से 46वीं वीडियो या 46वीं वीडियो है ये, तो इन्होंने स्टार्टिंग से लेके आज तक सारे आंसर्स एकदम रेगुलर दिए हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये आपको गुस्सा नहीं होना है कतई कि मैंने आपका नाम नहीं लिया है। और अब आपको देखिए वीडियो खत्म होने पे क्या करना है, अब आपको अपना सिलेबस उठाना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिलेबस उठाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसे कहीं से भी उठा कर लिखो, आपको अपना सिलेबस उठाना है और प्लेलिस्ट में देखना है कि हम आपका कौन सा टॉपिक बचता है। अभी देखिए मैंने आपको बता दिया आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसमें कि स्थानीय सरकार, यहाँ पे पंचायत आएंगी और यहाँ पे आपकी म्युनिसिपैलिटीज आएंगी। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं और आए हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके अलावा और कोई भी टॉपिक जो बचता है, आपको लगा हो आपके सिलेबस के हिसाब से वो कंप्लीट ना हुआ हो, तो इसी वीडियो में आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है, ठीक है। वो आप ऐसे नहीं बताओगे, आप सिलेबस देख के बताना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, मतलब आपके सिलेबस में भी नहीं है और आप बोलो कि भाई ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो सिलेबस को देख के आप बताइएगा और मैं वो टॉपिक जरूर कंप्लीट करूंगी। तो और वैसे मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, ये हमारी पॉलिटी की आखिरी वीडियो हो जाएगी, या और कोई भी आपको लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए 1-2 वीडियो और ला दी जाएंगी। बाकी तो यहीं पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे पॉलिटी का भी, और इससे क्वेश्चंस आएंगे और आते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, अब तक जितनी भी वीडियोस आई हैं पसंद, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी आपको उनसे मदद हुई है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और बताने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपना जवाब देके बता सकते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछे। और देखिए फिर भी किसी लोगों को कुछ डाउट रहता है और उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट दिया हुआ है और मैंने अगर उसके नीचे रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो आप अगर वहीं पे भी अपना क्वेश्चन पूछोगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ, आपको सारे कमेंट ऐसे ही नहीं करने, वो तो आप जैसे करते हो वैसे ही करिएगा, बट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, तो जहां पे मैंने रिप्लाई दिया है आप वहां पे क्वेश्चन पूछोगे, तो बहुत चांसेस हैं कि मेरे पास में नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि उस कमेंट पे मैंने ऑलरेडी रिप्लाई किया हुआ है। मतलब वो भी सारे 100 टाइम नहीं आता है, मतलब कि 100% नहीं आता है, बट 50% से ज्यादा चांसेस है कि मेरे पास में वो नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपका वो मैसेज देख के वहां पे रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। बाकी आप जैसे कमेंट करते हो करते रहिएगा, और धन्यवाद कि आप वीडियोस इतने अच्छे से देखे हो, और थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखें, तबीयत का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।